सो गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं जो डे टू डे लाइफ में हर किसी को फेस करना पड़ता है, वो आज हो, कल हो या परसों हो। और वो है हमारे मेडिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिसको हम डिसीज के नाम से जानते हैं। डिसीज मतलब बीमारी। तो किसी भी व्यक्ति को बीमारी किस किस तरीके से हो सकती है, पहले समझेंगे कि बीमारी है क्या, फिर उसके टाइप्स, अलग अलग कितने तरीके की बीमारी हो सकती है, और इसके बाद के जो वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग बीमारियां कौन सी हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली दो चीजें में फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बीमारी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करें डिसीज की या बीमारी की। तो डिसीज क्या है? जनरली लोग कहते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक परिभाषा के तौर पे लें तो डिसीज क्या हो जाती है? अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी। क्या? अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी मतलब जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें कोई चेंजेस आना, वो होता है अनहेल्दी कंडीशन। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं स्लाइट अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल हेल्थ। जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें जरा सा भी, स्लाइट मतलब हल्का सा भी चेंजेस आना, परिवर्तन होना, क्या कहलाता है? बीमारी कहलाती है, डिसीज कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि आप कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्लियर? या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आज मेरे को सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कोई तो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई ऐसे चेंजेस आए और जिसकी वजह से उसके सर में क्या हो गया? दर्द हो गया, ठीक है। कहते बॉडी एक हो गया। तो बॉडी एक हुआ, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, मतलब या तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ रहा है या फिर उसके वजह से जो वर्क लोड बढ़ने की वजह से क्या है, उसकी मसल्स बॉडी की थक जाती हैं, स्पाज्म की कंडीशन में जाती हैं और वो अनहेल्दी फील करता है। सो क्लियर कि डिसीज क्या है? मतलब जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन हैं, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल फंक्शन है, उसमें जरा सा भी चेंजेस आना, उसको हम क्या कहते हैं? डिसीज कहते हैं या बीमारी कहते हैं। अब बात करें बीमारी के टाइप्स की, कितने तरीके की हो सकती है। तो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, क्लासिफाई किया गया है, इसका बंटवारा किया गया है बीमारी का या डिसीज का। टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड, दूसरा कंजेनाइटल, या पहला कंजेनाइटल, दूसरा एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो जन्मजात होती हैं। जन्मजात मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल के नाम से जानते हैं। और इसको आगे फिर से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, पहला जेनेटिक और दूसरा क्रोमोसोमल्स। मतलब एक तो जीन्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं और दूसरा उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला अगर बात करें जेनेटिक की, तो जेनेटिक डिसीज क्या होती है कि ड्यू टू द जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब बदलाव, चेंज होना, मतलब एक जो जीन था उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे चेंजेस होते हैं कि हार्मफुल चेंजेस होते हैं, मतलब वो नुकसानदायक होते हैं उस व्यक्ति के लिए। देन नॉट टू क्योर्ड, ये ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार होने के बाद उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो लगातार वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मलिटीज इन जीनोम्स, जो उसके जीन्स हैं, किसी भी व्यक्ति के जो जीन्स हैं उनमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात, डाउन सिंड्रोम्स,
क्लीनफिल्टर सिंड्रोम्स या फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम्स, या इसके साथ में हम एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं हीमोफीलिया। तो सपोज हीमोफीलिया क्या है? यह एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, इस पे होता क्या है कि जो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी बॉडी के अंदर हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है नेचुरली प्रेजेंट होता है शरीर के अंदर, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है हिपेरिन जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव मतलब कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जरूरत से ज्यादा एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। सो ये एग्जाम्पल था जेनेटिक का। फिर बात करूं मैं क्रोमोसोमल डिसीज की, तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? इट्स ए पार्ट्स ऑफ डीएनए। हमारी बॉडी क्या है? डीएनए से मिलकर बनी हुई है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं क्या है? डीएनए का ही एक पार्ट्स है। देन इसके जो स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोम्स हैं उसके स्ट्रक्चरल में या तो स्ट्रक्चर में चेंज, आकार में चेंज आ रहा है, या फिर उसके न्यूमेरिक में न्यूमेरिकल उसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में बात कर सकते हैं कि गुणसूत्रों में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, एक गुणसूत्र में या एक से ज्यादा गुणसूत्र में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसको हम क्रोमोसोमल डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बड़े व्यापारी की फैमिली की बात करूं तो वहां पे क्या है? उनके एक बेटा और एक बेटी ट्विंस हुए, तो कहीं ना कहीं उनके क्रोमोसोम्स में कुछ एबनॉर्मलिटी थी जिसकी वजह से अगली पीढ़ी में ट्विंस आए, और उनकी अगली पीढ़ी को देखें तो फिर से एक ट्विंस आए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं कि उसका इफेक्ट दूसरी तीसरी पीढ़ी तक लगातार पहुंच रहा है। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर होती हैं तो इसके बहुत सारे इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अगर क्रोमोसोम गुणसूत्रों में कोई चेंजेस आ गए, हो सकता है उसका मानसिक स्तर ठीक ना हो, उसका बौद्धिक स्तर ठीक ना हो, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही हो, उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो ये ऐसे तमाम चेंजेस हमको गुणसूत्रों की वजह से देखने को मिलते हैं। मतलब गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन हो रहा है उस वजह से हमको देखने को मिलते हैं। ये है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल डिसीज। फिर बात करूं मैं एक्वायर्ड डिसीज की। एक्वायर्ड डिसीज मतलब क्या होता है कि ये ऐसी डिसीज है जो उपार्जित की गई है, ये पहले से नहीं थी, ये उपार्जित की गई है, बनाई गई है। अब इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज ए कम्युनिकेबल डिसीज, सेकेंड वन इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। दूसरे नाम से इसको जानते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब कि जो इन्फेक्शन है एक व्यक्ति का वो दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। या तीसरा इसका नाम हम यूज करते हैं कंटेजियस डिसीज। कंटेजियस मतलब कि जो कांटेक्ट में आने पर एक व्यक्ति को है और दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है उसको भी हो जाती है। तो इसको हम तीन नाम से जानते हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस। मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। तो जैसे कि नाम में है उसके संक्रामक मतलब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक व्यक्ति संक्रमित है तो उससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने में देर नहीं लगती। जैसे हमने अभी रिसेंट में कोरोना देखा, तो कोरोना के टाइम में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति संक्रमित है, वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। सॉरी। अब बात करें कि कम्युनिकेबल डिसीज फैलती कैसे है, तो कम्युनिकेबल डिसीज जो है दो तरीके से फैल सकती है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ऐसी बीमारी जो सीधे संपर्क में आने से फैल सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर बात करें तो पहला क्या हो सकता है फैलने का तरीका? स्किन टू स्किन,
या फिर स्किन टू म्यूकोसा। स्किन टू स्किन मतलब एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, उसने दूसरे व्यक्ति को टच किया तो हो गया, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसने दूसरे व्यक्ति को किस कर लिया तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्किन टू स्किन और स्किन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज ए टचिंग, किसी को हमने टच किया, इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया। दूसरा किसिंग, छोटे छोटे बच्चों को, डॉक्टर साहब को सुना होगा, डॉक्टर साहब मना करते हैं कि बच्चे को डिलीवरी के बाद कि बच्चे को किसी को टच नहीं करने देना। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आके उसको टच करेगा, हक करेगा, किस करेगा, इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के पास अगर कोई इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ट्रांसमिट हो जाएगा। देन आता है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, एक पार्टनर को अगर इन्फेक्शन है और बिना प्रिकॉशन के दूसरा पार्टनर उसके साथ आता है तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। देन आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा तरीका ड्रॉपलेट मतलब मुंह से जो हवा निकलती है उसमें एयरसोल्स, हवा के छोटे छोटे कण होते हैं और ये कण क्या करते हैं इनके साथ बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देते हैं। लाइक कोरोना के समय पे हमने देखा कि मास्क लगाने की जरूरत है, तो जब हम मास्क लगाते हैं क्या होता है, हमारे अंदर से जो हवा निकलती है और उसमें जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, कण होते हैं, उनमें बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। तो मास्क लगाया है, हवा तो क्रॉस कर जाती है मास्क को, लेकिन जो बैक्टीरिया, वायरस के कण हैं पानी के साथ अंदर ही रुक जाते हैं और इस तरीके से इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हैं। तो ड्रॉपलेट में क्या क्या हो सकता है? स्नीजिंग, छींकने से हो सकता है इन्फेक्शन निकलेगा, हम किसी के सामने छींकते हैं, वहां से हमारे माउथ से इन्फेक्शन निकल के सामने वाले तक जा सकता है। कफिंग, खांसी करना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस में हम उसका मरीज किसी के सामने बैठ के खांसता है तो इन्फेक्शन उसके अंदर से निकल के सामने वाले तक जा सकता है। थर्ड वन इज स्पिटिंग, थूकना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का ही पेशेंट है, स्पिट कर रहा है, यहाँ वहाँ थूक रहा है, और थूकने से क्या होगा कि उसके जो बैक्टीरिया है वहाँ फैलेंगे और वो किसी और के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको भी हो सकता है। तो ये था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नंबर थर्ड आता है कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हैं जो मिट्टी के संपर्क में आने से हो जाते हैं, सॉइल के संपर्क में आने से हो जाते हैं, जैसे हुकवाम जिसको हम कृमि के नाम से जानते हैं या वर्म्स के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चे छोटे क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं और उनकी मिट्टी वहां की नेल बेड्स में नेल के साथ फंसती है और खाने के साथ अंदर चली जाती है, या कुछ छोटे बच्चे मिट्टी भी खाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो कृमि है या वर्म्स है जिसको हुकवार्म के नाम से जानते हैं, तो वो पेट के अंदर चला जाता है। पेट को, इस हुकवार्म को हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको पटाढ़ा या चुनचुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कैसे गया, मिट्टी के थ्रू अंदर गया और वहां जाके अपनी ग्रोथ कर लेता है। देन दूसरा है टिटनेस टॉक्साइट, बड़ा कॉमन सा है टिटनेस टॉक्साइट, मतलब कि ये भी कहां मिलता है, मिट्टी के पास मिलता है। लोहे में क्या होता है, जंग लगी हुई होती है, रस्ट, तो जब पानी और मिट्टी लोहे के संपर्क में आते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ ही मिट्टी के अंदर अगर टिटनेस है तो वो क्या है, लोहे में चिपका होता है और जब कभी वो किसी को लगता है तो उसके ट्रांसमिट होने के चांस बन जाते हैं। या आपने देखा हो कि ड्राइव करते समय अगर स्लिप होके गिरे हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं इसको टिटनेस लगवा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो टिटनेस टॉक्साइड के कीटाणु हैं वो क्या है, मिट्टी में है और हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को ट्रांसमिट हो गए हों। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मिट्टी के संपर्क में आने से भी हो सकता है। नंबर फोर्थ इज इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब कि इंजेक्ट किया गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस क्या है, इंजेक्ट किया गया। इसका एग्जाम्पल है इनोकुलेशन का, डाला गया, मतलब ये क्या होता है, रेबीज, डॉग बाइट करता है, तो जब भी डॉग बाइट करता है तो क्या करता है कि अगर उसके पास रेबीज है तो लार के साथ, स्लाइवा के साथ क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरीके से भी इंफेक्शन डायरेक्टली हो सकता है। लास्ट वन इज ए ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब क्या है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके, एक प्लेसेंटा क्या होता है, एक थैली है जो जिसके अंदर बेबी सुरक्षित रहता है मां के गर्भ में, ठीक है, और वही प्लेसेंटा के थ्रू मां से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व तो बच्चे तक जाते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV,
अगर किसी मदर को इन्फेक्शन है HIV का तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक चला जाता है। दूसरा आता है टॉर्च। टॉर्च टॉर्च नाम है, इसमें से जो 4 बीमारियां हैं, T से आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R से आता है रूबेला, फिर C से आता है साइटोप्लाज्मोसिस और चौथा आता है H से हर्पिस। ये 4 बीमारियों का जो है समूह है जिसको हम कॉमन रूप से क्या है, टॉर्च के नाम से जानते हैं, और ये काफी ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। अगर किसी महिला के अंदर ये प्रेजेंट हैं तो महिला को बार बार मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है, एबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में। ठीक है, महिला एक बार उसके पास हिस्ट्री लेके आपके पास आ सकती है, पहली बार प्रेगनेंसी हुई 1-2 महीने या 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, दूसरी बार हुई फिर से एबॉर्शन हो गया। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने में जो एबॉर्शन होते हैं, वो मे बी पॉसिबिलिटी कि वहां पे टॉर्च क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींके आना, सर्दी जुकाम कंटिन्यू बनना, उस महिला को क्या है, हिस्ट्री होगी सर्दी जुकाम की, बार बार रिपीट जो है सर्दी जुकाम की, और साथ में मिसकैरेज, स्नीजिंग, छींके आना, सर्दी जुकाम होना और बार बार मिसकैरेज। अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो सोचा जा सकता है कि उस महिला को क्या हो सकता है, टॉर्च पॉजिटिव हो सकता है, या ये जो वायरसेस हैं वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट कांटेक्ट में। फिर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि जो सीधे तौर पे किसी को बीमार नहीं करते, ये सराउंडिंग्स में रहते हैं और फिर बीमार करते हैं। इसमें 5F, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5F मतलब फर्स्ट वन इज ए फ्लाइस। फ्लाइस मतलब होता है मक्खियां। मक्खियां आप सब जानते हैं, मक्खियां यहाँ वहां उड़ती हैं, गंदी जगह पे बैठती हैं और वहां से आके खाने के ऊपर बैठ जाती हैं और इससे इन्फेक्शन कर सकती हैं। नंबर 2 फिंगर्स। फिंगर्स मतलब उंगलियां। जनरली किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो अपनी नाक के अंदर उंगली करता है, और उंगली करता है तो वहां से क्या, बहुत सारा स्लाइवा म्यूकस चिपका होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन उस पर आता है, और वो बाद में किसी और से हाथ मिला लेता है, शेक हैंड कर लेता है, और इससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। ये भी इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। नंबर 3 फूड। फूड मैंने बताया कि मक्खियां क्या हैं, गंदी जगह पे रहती हैं, वहां से उठ के आती हैं और उनके अपने जो उसके विंग्स हैं, पंख हैं, जो उसके लेग्स हैं, उनमें क्या है, वो गंदगी लगा के आती हैं और खाने के ऊपर बैठती हैं, खाने को भी इन्फेक्टेड कर सकती हैं और उससे इंसान बीमार पड़ सकता है। 5th आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब पानी, लिक्विड। तो जनरली क्या है कि हिंदुस्तान है, बहुत सारे लोग अभी भी क्या करते हैं, खुले में शौच करने के लिए जाते हैं या नदी के किनारे जाते हैं और वहां वो शौच करते हैं। वो गंदगी अल्टीमेटली पानी के में मिलती है और पानी के साथ, वाटर सप्लाई के साथ घरों तक पहुंचती है और लोग उसका उपयोग करके भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देन आता है लास्ट वन इज ए फोमाइट्स। फोमाइट्स का मतलब होता है वाहक। ये वाहक क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब ये खुद तो बीमार नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो है बीमारी के कीटाणु अवेलेबल रहते हैं। कैरियर मतलब खुद बीमार नहीं है पर किसी और के पास जाएंगे तो उसको बीमार कराएंगे। सपोज किसी के पास ये बैठे, चूंकि हेल्दी होता है तो किसी को शंका नहीं होती, जिसके पास भी बैठे वहां पे वो बात करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, तो उसके माउथ से क्या है, वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, सामने वाले को इन्फेक्टेड कर देंगे, तो सामने वाला बीमार पड़ जाएगा और ये फिर भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये होता है कैरियर। तो ये 5F हैं जो इनडायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेबल डिसीज हमने देखी, इसमें एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। फिर बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जिसको हम असंक्रामक बीमारियां कहते हैं, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, या इसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, मतलब इनमें इन्फेक्शन नहीं होता, या इसी का हम तीसरा नाम कहते हैं नॉन कंटेजियस। मतलब ये अगर किसी एक व्यक्ति को है, वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो उसको नहीं होंगी, उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्लियर। अब बात करें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो लाइक ए हाइपर टेंशन। अगर किसी व्यक्ति को बीपी बढ़ने की समस्या है तो उसका असर किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकता, उसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज है, तो उसका असर भी दूसरे के ऊपर नहीं हो सकता। कैंसर हो गया,
ठीक है। एनी डिफिशियंसी ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर अगर किसी चीज की कमी है, लाइक विटामिन, लाइक मिनरल्स, तो अगर इन चीजों की कमी है तो उसका इफेक्ट भी दूसरे के ऊपर नहीं हो सकता, उसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। इंसोमेनिया, किसी को नींद नहीं आने की समस्या है तो भी वो उसकी वजह से कोई दूसरा अफेक्टेड नहीं हो सकता। मेंटल डिसीज, किसी को मानसिक बीमारियां हैं तो वो भी दूसरे को फैल नहीं सकती हैं। या फिर एलर्जिक कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी किसी एक व्यक्ति की एलर्जी दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो हमने आज देखा कि डायबिटीज क्या, डिसीज क्या है, डिसीज का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि कौन कौन सी वायरल डिसीजेज हैं, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, और कौन सी फंगल और कौन सी प्रोटोजोअल डिसीज हैं, और हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके पार्ट 2 में, जिसमें आपको कभी भूलेगा नहीं। इस तरीके की ट्रिक है कि जिसको एक बार आपने पढ़ लिया तो आप कभी भूल नहीं सकते, और ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक डिसीज का नाम दे दिया और बताते हैं, पूछते हैं कि ये कौन सी डिसीज है, प्रोटोजोअल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, कैसी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से रिमाइंड रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।